हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स सीरीज अगेन। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के पार्ट 1 के रिगार्डिंग, जहां पे हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इन द सेविंग्स अकाउंट बट नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड इन द करंट डिपॉजिट. However, the requirement of minimum balance stipulated by the banks in a current deposit account is more as compared to the saving bank account. This is so because the transaction cost in the current deposit account is more than saving bank due to the provision of unlimited number of transactions being allowed in current deposit by the banks. Option B is current deposit is not preferred by the bank because it is highly volatile. Option C is it is the discretion of the bank whether to pay interest on the current deposit or not. Payment of the interest on the current deposit depends on individual bank's policy. So बताइए what should be the right answer for this question? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे जो है वो करंट डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में जो है वो बात की गई है और सेविंग बैंक अकाउंट्स के साथ जो है इनका कंपैरिजन बताया गया है कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर जो है, और अगर हम करंट डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो उनमें जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो है वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और सेविंग्स अकाउंट के अंदर कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? सो यहाँ पे दिया गया है द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन द करंट डिपॉजिट अकाउंट इज मोर देन द सेविंग बैंक ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे करंट अकाउंट के अंदर जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो कर सकता है एक इंडिविजुअल कस्टमर, जबकि सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो है देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इटसेल्फ. दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल अ टर्म डिपॉजिट या फिर एफडी में बी पेड इन कैश if the amount matured proceed is less than 20,000 rupees, if the amount of the matured proceed is up to rupees 20,000, if the amount of the matured proceed is more than 20,000, bank can pay any amount after being satisfied with the genuineness and integrity of the customer. So बताइए what should be the right answer. अब यहाँ पे टर्म डिपॉजिट या फिर एफडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, कि अगर जो अमाउंट है, जो मेच्योर्ड अमाउंट है, जो प्रोसीड मतलब इफ द अमाउंट ऑफ द मेच्योर्ड प्रोसीड, जो एफडी मेच्योर हुई है उसका जो अमाउंट है अगर वो 20,000 से कम है तो उस केस में जो है वो कैश में दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल को. सो इट इज एज पर द इनकम टैक्स रूल इटसेल्फ. सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज अ रिवर्स स्वीप फैसिलिटी इन 2-in-1 अकाउंट इज एप्लीकेबल ऑन लास्ट आउट बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट बेसिस, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस. सो रिवर्स स्वीप फैसिलिटी क्या होती है? जहां पे आप लोगों का जो भी एफडी वगैरह रहती है वहां से जो फंड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर, जब भी वहां पे जो है वो देयर इज लो बैलेंस इज देयर इन द सेविंग्स अकाउंट, तो उस जो ट्रांसफर किया जा रहा है फंड फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट टू योर सेविंग्स अकाउंट ऑटोमेटिकली, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिवर्स स्वीप फैसिलिटी बोल देते हैं. सो इसके अंदर कौन सा बेसिस जो है वो यूज किया जाता है, दैट इज हम लोगों को यही इस क्वेश्चन के अंदर बताना है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर जो है वो इस रिवर्स स्वीप फैसिलिटी को परफॉर्म किया जाता है. मतलब जो ऐसा एफडी वाला अमाउंट जो कि सबसे लास्ट में जो एफडी के अंदर जो है वो अमाउंट आया होगा उसी अमाउंट को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा टुवर्ड्स द सेविंग्स अकाउंट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड एज ऑफ 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स. सो माइनर किस पर्सन को जो है वो माइनर बोला जाएगा? So what should be the right answer for this question? The right answer will be option A itself, that is 18 years को जो है वो एक 18 years से कम एज का जो भी इंडिविजुअल होगा उसको जो है वो माइनर बोला जाएगा जब भी हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर बैंकिंग सेक्टर के नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम पीरियड फॉर अ टर्म डिपॉजिट ऑफ 15 लाख एंड अबव इज 7 days, 9 days, 11 days एंड 15 days. सो 15 लाख या इससे ऊपर का अगर कोई भी टर्म डिपॉजिट है तो उसको मिनिमम कितने पीरियड के लिए जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज 7 डेज। मतलब मिनिमम 7 दिन के लिए जो है वो उस अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा एज ए टर्म डिपॉजिट, अगर हम लोग 15 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशंस आप लोगों को एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशंस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।